नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट। आज इसका 23rd टेस्ट था। आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। सेशन स्टार्ट करते हैं और ये सेशन इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है माई मेंटोर डॉक्टर SP सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के पूछे गए हैं। इकोसिस्टम क्या है? ये सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, structural and functional unit of nature where organisms interact among themselves। आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा। एंड ऑल्सो विद द इन्वायरमेंट्स एबायोटिक फैक्टर्स। तो यहाँ पर बैक्टीरिया, अर्थवर्म, सॉइल, विंड, एयर, वाटर, ये जो होंगे ये हो गए बायोटिक कंपोनेंट्स। और ये यहाँ पर एबायोटिक दिए हुए हैं। इसमें एबायोटिक में टेम्परेचर मोस्ट रेलेवेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट इसके टेम्परेचर से नेक्स्ट फिर वाटर, नेक्स्ट टू टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 91 का फर्स्ट। पेज नंबर है इसका NCERT 206। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, असर्शन एंड रीजन टाइप। प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स एंड प्लांट्स फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो ये असर्शन सही है, रीज़न भी सही है। प्लांट्स जो हैं ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं। इनऑर्गेनिक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इससे ये अपना फूड तैयार करते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 वाटर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स। तो इसीलिए इनको प्रोड्यूसर्स बोला जाएगा। तो ये असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और स्टेट इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो करेक्ट आंसर होगा 92 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। NCERT 2 एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म if the community has no animals to eat the plant? All the energy fixed by autotrophic organism if the community has no animals to eat the plants। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी इसका ट्रांसफर जो इकोसिस्टम का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये यहाँ पर हैम्पर हो जाएगा, क्योंकि एनिमल्स जो हैं ये प्रेडेटर्स की तरह हैं। हार्बीवोर्स जो होंगे ये भी प्रेडेटर्स किधर कंज्यूम कर रहे हैं, प्रेडेटर्स क्या करते हैं, ये एनर्जी ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी जो होगी बायोमास के फॉर्म में ट्रैप हो जाएगी। द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स वुड नॉट ट्रांसफर टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स। The energy would remain stored in the plant biomass. The ecosystem would likely become unstable due to unchecked plant growth. One plant eat other plant. Chlorophyll molecule disintegrate immediately. Sunlight not available. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 93 का फर्स्ट। पेज नंबर ये NCERT 2 197। नाउ क्वेश्चन नंबर 94। यहाँ पर दिया हुआ नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज़ एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये सही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये आइडियल कंडीशंस में होगी, जे शेप्ड कर्व मिलेगा यहाँ पर, और इसके लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने चाहिए। लेकिन ऐसा
स्पीसीज़ के लिए यूजुअली होता नहीं है, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज़, तो ये सही दिया हुआ है। इन नेचर ए गिवन हैबिटेट हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट ए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज़ पॉसिबल, ये भी सही है। यूजुअली यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो इकोसिस्टम सपोर्ट कर सकता है, नेचर सपोर्ट कर सकता है, इसे बोला जाता है कैरिंग कैपेसिटी, के से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ तक पहुँच सकती है, के तक, तो n इज़ इक्वल टू के, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती है, तो ये भी यहाँ पर सही है। और इस कंडीशन में ये वाला जो कर्व है ये एस शेप है, सिग्मॉइड शेप, लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी ये। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर हुआ यहाँ पर 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, पेज नंबर था ये 195। व्हाट इज़ ट्वेट्रस? तो ट्वेट्रस क्या है, ये सॉरॉप्सिड जो रेप्टाइल्स हैं, इनसे इवॉल्व हुए ट्वेट्रस, तो ये भी रेप्टाइल्स हैं, लिजर्ड लाइक हैं, लिजर्ड के जैसे दिखते हैं बट लिजर्ड्स नहीं हैं, और ये एंडेमिक होता है न्यूजीलैंड में। तो करेक्ट आंसर हुआ 95 का फर्स्ट। ये यहाँ पे NCERT 2 123 सॉरॉप्सिड्स, और ये यहाँ पे ट्वेट्रस दिया हुआ है। ये तो जो प्रिमिटिव अर्ली रेप्टाइल्स थे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनसे दो ब्रांच डेवलप हुई थी, सॉरॉप्सिड और सिनेप्सिड। सॉरॉप्सिड से ये रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और इनसे सिनेप्सिड से ये मैमल्स इवॉल्व हुए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पर दिया हुआ, इफ द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्टैंड इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिटन एज फॉलोज, राइट दैन द सीक्वेंस ऑफ mRNA। तो अगर कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है और mRNA का पूछा हुआ है तो सिंपल है, यहाँ पर बस T की जगह पे क्या हो जाएगा, U। कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस mRNA के सीक्वेंस के जैसा ही है, बस T की जगह पर U है, पोलैरिटी भी सेम रहेगी। तो 5 प्राइम AUGC 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 AUGC, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया हुआ ये 96 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, पेज नंबर था ये 92 और 109। इफ ए डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA में 20% ऑफ साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन द DNA। तो साइटोसिन जितना है उतना ही ग्वानिन होगा, और जितना यहाँ पर एडेनिन है उतना ही थाइमीन होगा। तो साइटोसिन इफ़ गिवन 20%, तो ये भी 20%। टोटल जो इनका सम होता है A + T + G + C, ये होता है 100% डबल स्टैंडर्ड DNA में। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन, तो एडेनिन प्लस थाइमीन ये कितना हो जाएगा, 100 - 40%, तो ये आएगा 60%। तो एडेनिन की वैल्यू आएगी 30%, क्योंकि एडेनिन जो है थाइमीन के ही बराबर है। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड, 97। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, पेज नंबर है ये 81। The site of translation is ribosomes which bind to mRNA and provide platform for joining of amino acids। ये सही है, यहाँ पर mRNA है जो होता है पहले स्मॉलर सब यूनिट से आकर के जुड़ेगा, फिर यहाँ पे लार्जर सब यूनिट आकर के जुड़ती है, ये साइट्स प्रोवाइड करेगी EPA। यहाँ पर पहला वाला जो tRNA आता है, इस पे जो कोडॉन्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटी कोडॉन होगा, ये P साइट पर आता है, फिर नेक्स्ट वाले जो होंगे वो A साइट पर आएंगे। तो
ये सही है. साइट ऑफ ट्रांसलेशन इज राइबोसोम्स विच बाइंड टू mRNA and provide platform for joining of amino acids. Translation is a process that has evolved around RNA, indicating that life began around RNA. ये भी ठीक है. ट्रांसलेशन जो है वो RNA के अराउंड ही इवॉल्व हुआ है, क्योंकि ट्रांसलेशन में हमें ज़रूरत पड़ती है राइबोसोम्स की, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं. तो राइबोसोम्स भी किसका बना हुआ है? आरएनए का. राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स के. राइबोसोम्स को इसीलिए बोला जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, क्योंकि ये राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स से मिलकर के बने. इसके बाद यहाँ पर टीआरएनए जो अमाइनो एसिड लेकर के आएगा वो भी क्या है? आरएनए ही है. और जो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर के आया है ये भी एमआरएनए. तो आरएनए यहाँ पर इवॉल्व अराउंड आरएनए क्यों हुआ है? क्योंकि आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है. कैटलिस्ट की तरह कौन सा? 23S राइबोसोमल आरएनए अगर प्रोकैरियोट है, और 28S राइबोसोमल आरएनए अगर यूकैरियोट है. और काम क्या है इसका? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज. प्लस आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है इंफॉर्मेशन को. तो इस वजह से ये आरएनए के अराउंड ही इवॉल्व हुई थी, क्योंकि आरएनए ये सारे काम कर सकता है. यहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है, उसको कैटालिस्ट की तरह एंजाइम्स की तरह भी काम कर सकता है, स्ट्रक्चरल रोल भी है, तो सेल्फ डिपेंडेंट है. तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है और ये भी सही है था. तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. आंसर हो जाएगा यहाँ पर 98 का फोर्थ. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 99. पेज नंबर था ये 108. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज ये रेप्लिकेशन में एंजाइम यूज होगा. प्रोकैरियोटिक सेल में ये 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 and 3. और इसमें से मेन जो रेप्लिकेशन में यूज होता है डीएनए पॉलीमरेज 3, मेन रेप्लिकेटिंग. तो एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज़ टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड. ये डीएनए पॉलीमरेज के लिए. इट कैटलाइजेस द डीएनए रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. ठीक है. These enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time. तो ये भी यहाँ पर ठीक है. करेक्ट आंसर होगा 99 का फोर्थ. ऑल. NCERT 2 पेज नंबर 90. Now question number 100. Mention the advantages of selecting pea plant for experiment by Mendel. Select the correct statement. तो यहाँ पर मेंडल ने सेलेक्ट किया था. क्यों? क्योंकि ये एनुअल है, कई सारे जनरेशन्स को स्टडी किया जा सकता है और इजी टू कल्टीवेट है. ऑब्जर्वेबल यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप के. और सबसे बड़ी चीज़ ये बर्ड पॉलिनेशन शो करता है. मतलब नेचुरली ये कैसा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन यहाँ पर कंट्रोल्ड क्रॉसेस पॉसिबल हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर यूज़ किया गया था. पौधे का नाम क्या था? तो पाइसम सटाइवम. इसी को बोलते हैं ईडविल पी. यह बोला जाता है गार्डन पी. तो पी प्लांट्स आर इजी टू कल्टीवेट. ठीक है. पी प्लांट हैव ए शॉर्ट लाइफ साइकिल, एनुअल है. पी प्लांट पजेस सेवरल इजीली ऑब्जर्वेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स. ये भी ठीक है. प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली सेल्फ पॉलिनेटिंग. तो नेचुरली कैसा है? सेल्फ पॉलिनेटिंग है, बर्ड पॉलिनेशन शो करता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल क्रॉसेस पॉसिबल हैं. तो ये सारे ही यहाँ पर रीजंस दिए हुए हैं. सही. 100 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
और ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है इस एक्सरसाइज से, पेज नंबर ये 78 पर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 101st, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, पेरेंटल जनरेशन में होमोजाइगस रेड और होमोजाइगस वाइट, ये रिसेसिव ट्रेट। गैमीट्स जो बनेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर। और F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो है, इसमें सारे के सारे ही हमें पिंक मिले हैं। और अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर मेंडल का काम कर रहा होता तो कैसे होने चाहिए थे? F1 जनरेशन में सारे के सारे ही रेड होने चाहिए थे। तो ये किस वजह से हुआ? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से। यहाँ पर जब इनकी सेल्फिंग की जाएगी तो F2 जनरेशन में हमें फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम मिलेगा। फिनोटिपिक रेशियो कितना? 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो कितना? 1:2:1। तो करेक्ट आंसर हुआ 101 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, पेज नंबर है ये 60। 102nd, given below are two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Removal of gonads cannot be considered as a contraceptive option. Removal of gonads is a permanent surgical process that causes irreversible infertility and significant hormonal changes. It stops the production of gametes. तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए गोनेड्स का रिमूवल अगर मेल के केस में है तो यहाँ पर बोलते हैं ऑर्किडेक्टोमी, और अगर फीमेल है तो यहाँ पर ऊफोरेक्टोमी। तो इनको कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं कंसिडर किया जाता है, ये सही है। क्योंकि आइडियली कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? ये रिवर्सिबल होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली, ईजिली अवेलेबल। तो रिवर्सिबिलिटी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। जबकि ये कैसा मेथड है? ये परमानेंट सर्जिकल मेथड है, इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी होगी, गैमीट्स फिर दोबारा कभी प्रोड्यूस हो ही नहीं सकते, हार्मोनल चेंजेस भी, हार्मोन्स भी जो होंगे वो भी अफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर असर्शन भी सही दिया हुआ है, रीज़न भी सही दिया है, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 102 का करेक्ट आंसर होगा 4th। NCERT 2, पेज नंबर 50। Now question number 103rd, what are the suggested reasons for population explosion? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अचानक से पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस। उसके रीजंस क्या थे? हाई बर्थ रेट नेटेलिटी ज़्यादा थी, डिक्लाइनिंग डेथ रेट, मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई थी तो डेथ रेट कम हो गई, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये भी ठीक है, फैमिली प्लानिंग उतने अवेयर नहीं थे लोग, कल्चरल नॉर्म्स दैट फेवर लार्ज फैमिलीज़, ये भी ठीक है, पॉवर्टी एंड अर्ली मैरिज। तो यहाँ पे सारे ही रीजंस जो हैं ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए सही दिए हुए हैं। 103rd का करेक्ट आंसर होगा 4th। पेज नंबर है NCERT 250 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 104, given below are two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. For the formation of pollen grain, wall tapetum play very important role. तो tapetum क्या है? ये इनर मोस्ट लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम की। इसके जो सेल्स हैं टैपेटम, उनका करेक्टरिस्टिक है डेंस साइटोप्लाज्म है, बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, पॉलीप्लॉइडी भी शो करेगी। इसके अलावा ये यूबिश ग्रैन्यूल्स बनाती हैं जो स्पोरोपोलिनिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्पोरोपोलिनिन कहाँ पर है? ये एक्साइन लेयर में पॉलन ग्रेन की प्रेजेंट होगा। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, वॉल टैपेटम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टैपेटम सिक्रीट्स यूबिश ग्रैन्यूल्स दैट आर नीडेड टू क्रिएट स्पोरोपोलिनिन फॉर द एक्साइन। तो इम्पॉर्टेंट रोल है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है।
तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 104 का करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर ये 25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 105, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। यहाँ पे करेक्ट आपको डेवलपमेंटल सीक्वेंस बताना है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, ये अगर माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन ग्रेन की बात की जाए तो पॉलन ग्रेन में यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है, इसमें हर सेल जो है पोटेंशियल पॉलन मदर सेल है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया, पॉलन मदर सेल हो गया, बी डी। इसके बाद यहाँ पर होगा पॉलन मदर सेल में मियोसिस, स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, चार के चारों यहाँ पर फंक्शनल होंगे, तो बी डी सी। फिर इसके बाद माइक्रोस्पोर चेंज होगा पॉलन ग्रेन में, ए। देन पॉलन ग्रेन इज नोन एज, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पर मेल गैमेट्स बनेंगे, दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा बी डी सी ए ई। 105 इज फर्स्ट। NCERT 2 पेज नंबर 24 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 106, द सेंट्रल टिश्यू इज द न्यूसेलस इन विच द आर्केस्पोरियम डिफरेंशिएट्स। Cell of the archaeosporium, the megaspore mother cell divides meiotically and one of the megaspore forms the embryo sac. तो यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है न्यूसेलस, न्यूसेलस ये ओव्यूल में प्रेजेंट है। न्यूसेलस की एक सेल डिफरेंशिएट होती है, आर्केस्पोरियल सेल, और ये चेंज हो जाती है मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल में फिर मियोसिस होगी, मेगास्पोर्स बनेंगे, इसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक ही फंक्शनल बचेगा। फंक्शनल मेगास्पोर फिर बनाता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होगा, ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर ये भी सही दिया हुआ है और ये भी सही दिया। सेल ऑफ द आर्केस्पोरियम, द मेगास्पोर मदर सेल, यही चेंज हो जाती है मेगास्पोर मदर सेल में, एंड वन ऑफ द मेगास्पोर फॉर्म्स द एम्ब्रियो सैक। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, विल बी द आंसर। 106 का 4। NCERT 2 पेज नंबर 23 पर समरी में ये दिया हुआ है। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। फेनाइलकीटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो हीमोफीलिया ए बी, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है, और दोनों ही सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो करते हैं। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, गेन और लॉस ऑफ फ्यू क्रोमोसोम, इसे बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। अगर पूरे का पूरा सेट चेंज होगा तो वो यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पर ये सही है एन्यूप्लॉइडी। 21st जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उसकी ये ट्राइसोमी होती है डाउन सिंड्रोम। फेनाइलकीटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये भी ठीक है। यहाँ पर इनहेरिटेंस एन ऑटोसोमल रिसेसिव है। फेनिल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। क्रोमोसोम नंबर 12 पर होगा इसका जीन, ऑटोसोमल रिसेसिव है। सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये गलत है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसका जीन चूंकि ऑटोसोमल रिसेसिव तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 11 पर है, तो ये गलत है। ए बी सी यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो आंसर होगा 107 का सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT 2 74 to 76। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 108 फ्रैंकलिन स्टॉल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। तो लिंकेज टर्म फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, उसके लिए यूज़ किया गया था। किसने? TH मॉर्गन ने, इन्होंने टर्म लिंकेज दिया था। पनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेगिनाल्ड C. पनेट।
और ये किसके लिए था, ये प्रोबेबिलिटी, जीनोटाइप्स जो बन रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। स्प्लाइसियोसोम्स टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन। स्प्लाइसियोसोम्स ये बने होते हैं SNRNA प्लस प्रोटीन्स के। स्नब्स प्रोनाउंशिएट किया जाता है। और ये स्प्लाइसिंग के लिए, ट्रांसलेशन डायरेक्ट रोल नहीं है, स्प्लाइसिंग में यूज़ होता है। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, तो ये गलत है। ट्रांसडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाई एस अल्टमान, ये भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, एस अल्टमान नहीं। ट्रांसडक्शन जो है जिंडर एंड लेडरबर्ग। ट्रांसडक्शन है क्या, तो ट्रांसडक्शन ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया जीन ट्रांसफ़र थ्रू बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज वायरस, तो इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ट्रांसडक्शन। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ 108 सेकेंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। पेज नंबर था ये 57, 67, 94 एंड 95। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। यहाँ पर दिया हुआ है पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम एक्सपीरियंसेस रिकरिंग चिल एंड फीवर एट द टाइम व्हेन। तो यहाँ पर चिल एंड फीवर ये रिकरिंग होगा और इसका रीज़न पूछा गया है। तो यहाँ पर शुरुआत होती है स्पोरोजॉइट्स से। स्पोरोजॉइट्स जो है इन्फेक्टिव स्टेज है फॉर मेन। यहाँ पर स्पोरोजॉइट्स ये पहले आएंगे ब्लड में, फिर लिवर को इन्फेक्ट करते हैं, लिवर के बाद फिर ये आरबीसी में। आरबीसी में इनकी स्टेजेस होंगी, सिग्नेटरिंग स्टेज, साइजोंट स्टेज, मीरोजॉइट्स। तो जब ये आरबीसी को रप्चर करेंगे तो यहाँ पर मीरोजॉइट्स रिलीज़ होंगे, और मीरोजॉइट्स के साथ साथ यहाँ पर रिलीज़ होता है हीमोजॉइन। हीमोजॉइन ये टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये फीवर और चिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके बाद मीरोजॉइट्स जो होते हैं ये फिर फ्रेश आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे, साइकिल रिपीट करेंगे, या फिर ये गैमेटोसाइट्स में चेंज होते हैं। गैमेटोसाइट्स फिर ये पहुंचते हैं मॉस्किटो में, मॉस्किटो के गट में फिर ये फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉस्किटो के गट में। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद फिर ऊकाइनीट स्टेज, ये पेनिट्रेटिंग स्टेज होगी, ऊसिस्ट, और ऊसिस्ट में फिर यहाँ पे बनता है स्पोरोजॉइट्स जो सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के स्टोर होते हैं। तो स्पोरोजॉइट्स रिलीज फ्रॉम आरबीसीज आर बीइंग रैपिडली किल्ड एंड ब्रोकन डाउन इनसाइड स्प्लीन। ट्रोफोजॉइट्स रीच मैक्सिमम ग्रोथ एंड गिव आउट सर्टेन टॉक्सिन्स। Parasites after its rapid multiplication rupture them, releasing the stage to enter fresh RBCs। और इसी के साथ यहाँ पर हीमोजॉइन भी रिलीज होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 109 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। NCERT 2 पेज नंबर 131। The rupture of RBC is associated with release of a toxic substance hemojoin, which is responsible for the chill, the hemojoin. The parasite multiply liver RBCs, resulting in their rupture. Next question, question number 110. Which of the following statement is not true for cancer cells in relation to mutations? Not true पूछा गया है। Mutations inactivate the cell control, ठीक है। Mutations inhibit production of telomerase. Mutation in proto-oncogenes accelerate the cell cycle. Mutation destroy telomerase inhibitor. तो ये यहाँ पर inhibit production of telomerase. Telomerase क्या है? ये एंजाइम है जो टीलोमियर्स को मेंटेन रखता है।
टीलोमियर्स क्या है? ये क्रोमोसोम में टर्मिनल जो पोर्शन है ये टीलोमियर्स। तो इनको मेंटेन रखने से क्या होगा? सेल डिवीजन जो होगा वो कंटिन्यू रह सकता है। तो इसको इमॉर्टल बना देगा सेल को। अदरवाइज ये टीलोमियर डिग्रेड होते जाते हैं हर डिवीज़न के साथ। तो टीलोमियर्स की एक्टिविटी यहाँ पर इनहिबिट नहीं होगी, ये इंक्रीज़ हो जाती है। टीलोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 111. Which one of the following is a wrong matching of a microbe and its industrial product while the remaining three are correct? Yeast. Yeast जो है ये स्टैटिन्स, मोनास्कस परप्यूरियस ठीक दिया हुआ है। एसिटोबैक्टर एसिटाई ये एसिटिक एसिड ये भी ठीक है। एस्परजिलस निगर सिट्रिक एसिड ये भी ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम लैक्टिक एसिड आता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो होगा ये ब्यूट्रिक एसिड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का थर्ड। NCERT 2 पेज नंबर 153। यहाँ पर ये रहा एस्परजिलस निगर, ये सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड के लिए, सैक्रोमाइसिस और स्ट्रेप्टोकाइनेज और स्टैटिन्स प्रोड्यूस बाय द ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस। Now question number 112. Microbe used for biocontrol of pest butterfly caterpillar is। तो माइक्रोब इसमें यूज़ किया जाता है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स, प्रोटीन्स, ये क्रिस्टल प्रोटीन्स कहलाती हैं, क्रिस्टल के जैसे होंगी। पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ में प्रोड्यूस होती हैं। इस फेज का नाम है स्पोरुलेशन फेज। स्पोर के अलोंग प्रेजेंट होंगी ये, और ये कैटरपिलर्स को किल करने के लिए इनके स्पोर्स के सैशे प्रेजेंट होते हैं। इनको मिक्स करके वाटर में प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जाएगा। जब कैटरपिलर इस पर फीड करेगा तो ये इसके गट में पहुंचेगी और गट में ये एक्टिव टॉक्सिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू एल्कलाइन पीएच। उसकी वजह से फिर ये इसके जो एपिथेलियम होगी उसके रिसेप्टर से बाइंड करेगी और वहाँ पर ये पोर्स क्रिएट करेगा। अल्टीमेटली कैटरपिलर की डेथ होगी। तो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस ये बायो कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा इसकी जीन जो है क्राई जीन, इसको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्लांट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा भी हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट तैयार कर सकते हैं, जैसे बीटी कॉटन। नाउ क्वेश्चन नंबर 113। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट और डिजीज यूजिंग माइक्रोब्स। तो माइक्रोबियल बायो कंट्रोल का एग्जाम्पल पूछा गया है। लेडी बर्ड बीटल अगेंस्ट एफिड्स इन मस्टर्ड। तो लेडी बर्ड बीटल ये यहाँ पर माइक्रोबियल नहीं है, माइक्रोब नहीं है ये। बीटी कॉटन टू इंक्रीज कॉटन यील्ड। न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस ये जीनस है बैक्यूलोवायरस का। एग्जाम्पल है माइक्रोबियल बायो कंट्रोल का, लेकिन ये वाइट रस्ट के अगेंस्ट नहीं, ये इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स के अगेंस्ट काम करते हैं। तो ये गलत है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजेंस, ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। ट्राइकोडर्मा जो है ये ट्राइकोडर्मा हर्जियनम इसकी स्पीसीज, इसका यूज़ होता है अगेंस्ट फंगल पैथोजेंस। ये खुद भी फंगस है और फंगल जो पैथोजेंस है उनके अगेंस्ट ये काम करती है।
तो ये माइक्रोबियल बायो कंट्रोल का एग्जाम्पल है। बीटी कॉटन टू इंक्रीज कॉटन यील्ड, ये प्लांट है जो जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, तो माइक्रोबियल का डायरेक्ट एग्जाम्पल होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, पेज नंबर है ये NCERT 2 157, 179 एंड 180। Which of the following statements is correct in relation to the endocrine system? एंडोक्राइन सिस्टम के रिस्पेक्ट में बताना है कि कौन सा सही दिया हुआ है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट्स दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स आर नोन एज हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम के लिए नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, ठीक है, ट्रेस अमाउंट्स दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं, ये आते हैं हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से फिर ये पहुंचते हैं पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी, और वहाँ से फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को रिलीज या इनिबिट करने में हेल्प करते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड गलत है। एडिनो हाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, तो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में एडिनो हाइपोफाइसिस नहीं, न्यूरो हाइपोफाइसिस है, तो ये गलत है एंडोक्राइन के रिस्पेक्ट में। ऑर्गन्स इन द बॉडी लाइक GIT, हार्ट, किडनी एंड लिवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन्स, ये भी गलत है। GIT से CCK, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, ये सारे हार्मोन्स हैं। हार्ट से ANF, पेप्टाइड हार्मोन, किडनी से एरिथ्रोपोइटिन, तो ये भी गलत। यहाँ पर हार्मोन की जो डेफिनेशन है ये एंडोक्राइन के रिस्पेक्ट में सही है, तो 114 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर ये 239 to 241। इंजरी टू एड्रीनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एड्रीनल कॉर्टेक्स को अगर इंजरी हुई है तो एल्डोस्टेरॉन, ये एल्डोस्टेरॉन क्या है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सॉल्ट एंड वाटर रिटेनिंग, तो ये अफेक्टेड होगा। बोथ एंड्रोस्टीनडाइन एंड डिहाइड्रोइपी एंड्रोस्टेरॉन, ये क्या है, ये एंड्रोजन्स, जो ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन्स उसके ये टाइप्स हैं, टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोस्टीनडाइन, डिहाइड्रोइपी एंड्रोस्टेरॉन। तो ये सेक्स हार्मोन्स यहाँ पर जो ना रेटिकुलरिस, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, 3 जोन्स हैं, इससे आते हैं सेक्स हार्मोन्स, और सेक्स हार्मोन्स में मेनली कौन से हैं, एंड्रोजन्स, तो ये भी अफेक्टेड होंगे। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये यहाँ से आता है। एड्रिनलिन, ये आता है एड्रीनल मेडुला से। तो एड्रीनल ग्लैंड में 2 पार्ट हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। मेडुला वाला जो है ये सेंट्रल पार्ट, तो ये यहाँ पर दिया हुआ एड्रीनल कॉर्टेक्स, तो ये इससे अफेक्ट नहीं होगा। 115 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है ये 244, 245। नाउ क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पर्सन एंटरिंग एन एम्प्टी रूम सडनली फाइंड्स अ स्नेक राइट इन फ्रंट ऑफ ओपनिंग द डोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन इन हिज न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर जो सिंपैथेटिक सिस्टम होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। इमरजेंसी की कंडीशन है, फाइट, फ्लाइट या फ्राइट, लड़ने की स्थिति हो, भागने की स्थिति हो या डरे हुए हो, फ्राइट, इन तीनों कंडीशंस में। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रीनल मेडुला। Sympathetic nervous system is activated releasing epinephrine and norepinephrine from adrenal cortex। तो यहाँ पर भी sympathetic दिया है, बट ये adrenal cortex से नहीं, ये adrenal medulla sympathetic nervous system इसको एक्टिवेट करेगा। NCERT 1 पेज नंबर 244 to 245। Now question number 117। Given below are 2 statements. The most dramatic example
of habitat loss come from temperate forest. Once covering more than 14% of Earth land surface, these rainforests now cover no more than 6%. तो टेम्परेट फॉरेस्ट नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इक्वेटर के पास जो होंगे, तो ये गलत है. द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो एंथ्रोपोजेनिक है, ये ठीक है. ये यहाँ पर गलत. स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. आंसर होगा यहाँ पर 117 का थर्ड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. पेज नंबर है ये 222. क्वेश्चन नंबर 118 पे दिया हुआ था कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स इन मेंडेलियन क्रॉसेस आर कॉल्ड. तो इनको बोला जाता है एलील्स. Alleles are alternate molecular form of the same gene. These are alternate molecular forms of the same gene. तो यहाँ पर ये एलीलोमॉर्फ्स विल बी द राइट आंसर. एलील वर्ड जो है ये एलीलोमॉर्फ से डिराइव्ड हुआ है. ये पुराना टर्म है इसका. तो करेक्ट आंसर होगा 118 का सेकंड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 119. पेज नंबर है ये 56. एनसीईआरटी 2. In Australia, marsupials and placental mammals have evolved to share many similar characteristics. This type of evolution may be referred to as. तो मार्स अडाप्टिव रेडिएशन ऑस्ट्रेलियन जो आइलैंड कॉन्टिनेंट है वहाँ पर दो, एक है मार्सुपियल्स का और दूसरा है प्लेसेंटल मैमल्स का. तो जो सेम हैबिटेट में पहुँचेंगे इनमें सिमिलर फीचर्स होंगे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, और ये एग्जाम्पल होंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का. जैसे लीमर और स्पॉटेड कस्कस. तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 119 इज फोर्थ. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 120. द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल एज. तो प्रोटीन मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, और इधर ये लेफ्ट हैंड साइड पर अमाइनो ग्रुप, इधर होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो इसी वजह से यहाँ पर लेफ्ट हैंड को बोला जाएगा एन टर्मिनल, इधर होगा सी टर्मिनल. लेफ्ट हैंड पर होगा ये फर्स्ट अमाइनो एसिड और यहाँ पर होगा लास्ट अमाइनो एसिड राइट हैंड साइड. तो यहाँ पर टू एंड्स, 120 इज फर्स्ट. पेज नंबर है ये 111 और 112. नाउ क्वेश्चन नंबर 121. यहाँ पर दिया हुआ सेलेक्ट द करेक्ट मैच. सीवियरो ओकोआ एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोराइलेज, सिकल सेल एनीमिया, चेंज ऑफ ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन, बीटा हीमोग्लोबिन में चेंज आता है 6th पोजीशन पर. AUG इसका डुअल फंक्शन है, एक तो स्टार्टिंग कोडॉन की तरह भी काम करता है और दूसरा ये मैथियोनिन के लिए कोड भी करेगा. tRNA लुक लाइक ए क्लोवर लीफ मॉडल. तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसका ये क्लोवर लीफ जैसा है. ये एंटीकोडॉन लूप mRNA के साथ कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करेगा. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4. सीवियरो ओका एंजाइम ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में RNA की सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर
122 सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन क्या है? ये अमाइनो एसिड। ट्राइग्लिसराइड, ये लिपिड्स। यूरिडीन, यूरिडीन इज ए न्यूक्लियोसाइड। एंड इन्युलिन, इन्युलिन ये पॉलीमर है फ्रक्टोज का, डहलिया की रूट में प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो मैचिंग यहाँ पर भी सामने दी हुई है। ग्लाइसिन जो है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4. 122. Now we move to next question. Question number 123rd. 106 to 110. Now 123rd. The parts of human brain that helps in regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, etc. तो ये लिम्बिक सिस्टम जो है हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के इमोशंस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस इसीलिए ये इमोशनल ब्रेन का काम करेगा। करेक्ट आंसर होगा 123rd का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेज ऑफ इंटरफेज? इंटरफेज यहाँ पर कौन सा? प्रोफेज, मेटाफेज, G2 फेज, एनाफेज। तो ये सेल साइकिल में दो फेज, एक इंटरफेज और दूसरा एम फेज। एम फेज में फिर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और इसके बाद इंटरफेज, इंटरफेज में G1, S और G2 जहाँ पर सेल डिवीजन की तैयारी करती है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन, G1 में प्रोटीन की सिंथेसिस, आरएनए की सिंथेसिस, ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन। मेजर ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन होता है G1 में। G2 गैप 2। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर 124 का थर्ड। पेज नंबर है ये 121। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। 125 में दिया हुआ है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स विल शो मेटास्टेसिस, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये माल्ट, ये यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होंगे, रेस्पिरेटरी में और डाइजेस्टिव में। अबाउट 50% है ये टोटल लिम्फोइड टिश्यू का। नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एड्स से रिलेटेड है। अल्फा इंटरफेरॉन्स, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करके ये ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाएगा। तो ए का हो गया थर्ड, बी का फोर्थ, सी इज सेकेंड एंड डी इज फर्स्ट। 125 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। और 126 में यहाँ पर पूछा गया द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए लाइगेज यहाँ पर 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इस्टेब्लिश करेगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसी को ब्रेक करता है, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और इनका यूज़ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स में भी, रेप्लिकेशन में भी, वहाँ पर भी ये 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इस्टेब्लिश करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 2 डीएनए फ्रैगमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड गलत, लाइगेशन ऑफ ऑल प्यूरिन विद प्यूरिन गलत। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 126 का फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 127, पेज नंबर है ये 166 टू 167। इन विच जेनेटिक डिजीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नॉट चेंज। तो क्रोमोसोम नंबर, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हैं ये, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। सिंगल जीन डिसऑर्डर जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलासीमिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट, और सिस्टिक फाइब्रोसिस और थैलासीमिया ये ऑटोसोमल रिसेसिव।
तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर 127 का फोर्थ। पेज नंबर है ये 73 टू 76। नाउ क्वेश्चन नंबर 128। म्यूटेशन, म्यूटेशन ये है रिलेटेड है, रैंडम होगा, डायरेक्शन लिस्ट होगा, साइटेशन वर्ड यूज़ किया गया है, सिंगल स्टेप, लार्ज म्यूटेशन। नेचुरल सिलेक्शन ये थ्योरी थी डार्विन की। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए। सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट ये स्टैनली मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने जो प्रिमिटिव अर्थ पे कंडीशंस थी उनको कॉपी किया था। करेक्ट आंसर हुआ ए इज सेकंड, बी इज फर्स्ट एंड सी इज थर्ड एंड डी इज फोर्थ। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ये 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। पुरानी वाली में 20 बिलियन दिया था, ये चेंज हुआ है नई वाली एनसीईआरटी में, तो इसको ध्यान रखिएगा। पेज नंबर है ये 111 और 119। 129 ट्रॉपिक्स 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ हैव स्पीसीज एज कंपेयर टू टेम्परेट और पोलर रीजन्स। तो यहाँ पर जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोल की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी इस रीजन में 23.5 टू 23 पॉइंट साउथ, यहाँ पर मोर। जैसे ऊपर जाएंगे बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज का नंबर कम होता जाएगा, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स बोला जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 130, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो फेशियल बोन्स यहाँ पर कितनी हैं 14, ईयर ऑस्कल्स कितने हैं 6, दोनों ईयर में, मिडिल ईयर में मैलियस, इंकस और स्टेपीज। रिब्स, रिब्स होते हैं 12 पेयर्स, 7 3 2, 7 पेयर्स हैं ट्रू रिब्स, 3 पेयर्स यहाँ पर फॉल्स रिब्स और 2 पेयर्स यहाँ पर फ्लोटिंग रिब्स। हार्ड बोन ये सिंगल बोन है, यू शेप्ड बोन होती है और ओनली नॉन आर्टिकुलेटिंग बोन, किसी और बोन के साथ ये आर्टिकुलेट नहीं कर रही है, जॉइंट नहीं बना रही है। तो 130 का करेक्ट आंसर हो गया, ए इज सेकेंड, बी इज फर्स्ट, सी इज थर्ड एंड डी इज फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 131, पेज नंबर है ये 224 225। क्वेश्चन नंबर 131, यहाँ पर ये वॉल्वेट एस्टिवेशन, मार्जिन सिर्फ एक दूसरे के कांटेक्ट में है, देयर इज़ नो ओवरलैपिंग। चाइना रोज़ यहाँ पर ओवरलैपिंग है बट रेगुलर पैटर्न में ये ट्विस्टेड। कैशिया, कैशिया में यहाँ पर ये इम्ब्रिकेट, कैशिया गुलमोहर, यहाँ पर ओवरलैपिंग है बट रेगुलर पैटर्न में नहीं है। इसके दोनों मार्जिन्स इन्फीरियर और इसके दोनों मार्जिन्स सुपीरियर, एक का सुपीरियर एक का ये इन्फीरियर, एक का सुपीरियर ये इन्फीरियर। और पाइसम सटाइवम यहाँ पर वैक्सिलरी। ये इसी को बोला जाता है पेप्लियोनेशियस, ये स्टैंडर्ड। और ये हो गया यहाँ पर विंग्स और ये एंटीरियर मोस्ट कील और कराइना। तो यहाँ पर मैचिंग सारे ही सही दी हुई हैं, ए बी सी डी ऑल। Now question number 132. The given diagrammatic representation shows one of the categories of a small molecular weight organic compound in living tissues. Identify the category shown and the one blank component X in it. तो यहाँ पर ये शुगर दिखाई हुई है और ये शुगर है राइबोस शुगर, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन बेस फर्स्ट प्राइम पोजीशन है इसका, ये सेकंड प्राइम, ये थर्ड प्राइम, ये फोर्थ और ये 5 प्राइम। फर्स्ट प्राइम पोजीशन पर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा
और ये नाइट्रोजन बेस होगा यहाँ पर। तो कैटेगरी कोलेस्ट्रॉल गलत, गुआनिन गलत, अमाइनो एसिड गलत, अमीनो ग्रुप गलत, न्यूक्लियोटाइड गलत, एडेनिन गलत, न्यूक्लियोसाइड ये सही है, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस है ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 132 का फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फ्लोरल वर्ल। इनमें से कौन सा फ्लोरल वर्ल नहीं है। तो 4 फ्लोरल वर्ल हैं, 2 असेसरी और 2 एसेंशियल। एसेंशियल में है जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, एंड्रोशियम और दूसरा गाइनोशियम। एसेसरी वर्ल्स में हो गए कैलिक्स और करोला। तो एंड्रोशियम, करोला, गाइनोशियम, स्पाइन जो दिया हुआ है ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 133 इज थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 134, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। एम्फीबिया, तो ये दिखाया गया है यहाँ पर सूडोसीलोम और ये सीलोम। मीजोडर्म दोनों तरफ, ये बॉडी कैविटी है, लाइंड बाय ऑन बोथ साइड्स बाय मीजोडर्म। यहाँ पर ये स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में दिखाया गया है। तो एम्फीबिया सूडोसीलोमेट्स नहीं है, साइक्लोस्टोमेटा सीलोमेट्स नहीं है, गलत हो गया। एस्केलमिंथीज जो है ये सूडोसीलोमेट्स होते हैं। हेमिकॉर्डेटा ये भी सीलोमेट्स हैं। मैमेलिया जो है ये सूडोसीलोमेट्स नहीं है। रेप्टाइल सीलोमेट्स ठीक था। टीनोफोरा भी सूडोसीलोमेट नहीं होगा। मोलस्का सीलोमेट ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया इनकरेक्ट मैच, तो ACD 134 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। पेज नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 135, मोस्ट मेंबर्स ऑफ मैमल्स हैव मस्कुलर डायफ्राम। मोस्ट मेंबर्स ऑफ मैमल्स आर विविपेरस एंड सम आर ओविपेरस। तो ये रीज़न तो यहाँ पर सही है दिया है, बट ये गलत दिया हुआ है। मस्कुलर डायफ्राम जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स का, और इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ये गलत हो गया, मोस्ट दिया है। मोस्ट मेंबर्स ऑफ मैमल्स आर विविपेरस, सम आर ओविपेरस, जैसे डक बिल्ड प्लेटिपस। या एकेडना स्पैनी एंटीटर। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। आंसर होगा यहाँ पे 135 का सेकंड। पेज नंबर है इसका ये 50 and 51. So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Vikram sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन का सेशन। और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट का। ये 23वां टेस्ट था जो कि हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ था। पेपर काफ़ी ठीक था, आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर शैलेंद्र सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्हें क्वेश्चन नंबर 91 से 135 तक की जर्नी आपके साथ की। और आप लोग मेरे साथ 136 से यात्रा शुरू करेंगे 180 तक की। पहला सवाल आपके सामने है, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब देखिए आपको बताया गया था कि जो आपके एक्वेटिक प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट, उनमें मेल गैमेट को ले जाने के लिए पानी ही एक सोर्स होगा, क्योंकि ये पानी में होते हैं। तो भाई अगर मेल गैमेट चल के जाएगा नहीं फीमेल सेक्स ऑर्गन तक या फीमेल गैमेट तक, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। इसका मतलब पानी की नीड है, पानी इसेंशियल है, ज़रूरी है इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ही सेंटेंस सही है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइट्स टुवर्ड्स द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, दोनों सेंटेंस सही हैं। और ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन याद रखिएगा। अब देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग आर सेल वॉल बेयरिंग ऑर्गेनिज्म। आपको ये बताया गया था बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। यहाँ तो आप सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं कर सकते,
और सर जब सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो सेल वॉल तो पॉसिबल नहीं है, पहली बार ये सेल ही नहीं है। दूसरा देखिए यूगिना में पेलकिल होता है, सेल वॉल नहीं होता सर, ये भी नहीं होगा। अब बचा सर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपकी किताब में एक तो अगर आप इसको प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ के रेफरेंस में लिखा तो प्रोटोजोन्स में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल का करेक्टर होता है एक तरह से, और ये टोटली हेटरोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन एक प्लाज्मोडियम आपकी किताब में और लिखा हुआ है, ये कहा गया कि स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं होती है, आप जानते हैं, और स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं होती है, और ये ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? ऑर्गेनिज्म। लेकिन होता क्या है कि जब इनके मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं बच्चों, तो बनता है जाइगोट, और जाइगोट में आपका एक न्यूक्लियस है, तो होता क्या, लगातार कंटिन्यूअस माइटोसिस होती है, ठीक। और इसी और कैरियोकाइनेसिस केवल होती है, साइटोकाइनेसिस में नहीं होता, तो इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ठीक, मल्टीपल न्यूक्लियाई, और इसको हम बोलते हैं सिंसिसियम कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? सिंसिसियम। और इसी स्टेज को हमने एक नाम दिया था प्लाज्मोडियम। तो अगर आप इस चीज को भी मानेंगे तो इसमें भी सेल वॉल नहीं है, याद रखिएगा, सेल वॉल इसमें भी नहीं, क्योंकि सेल वॉल इनके स्पोर में होता है, जाइगोट में जो मल्टीपल एग्रीगेशन बन जाता है, और ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, याद रखिएगा, और ये जो चीज बनती है फेवरेबल। तो अगर आप दोनों मान के चलते, मान लिया आपने इस प्लाज्मोडियम को मान लिया, तो यहाँ पर भी सेल वॉल नहीं, क्योंकि स्लाइम मोड में सेल वॉल नहीं, इनके स्पोर में सेल वॉल होता है, ठीक। तब भी आंसर आपका न्यूरोस्पोरा आएगा, जो कि एस्कोमाइस्टिस का मेंबर है, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहते हैं, और इस पर बहुत सारे जेनेटिक वर्क किए जा चुके हैं। एस्कोमाइस्टिस का फंजाई है, और काइटिनोपॉलीसेकेराइड की सेल वॉल बनी होती है, फोर्थ आंसर, याद रखिएगा। तो बच्चों कंफ्यूज हो गए कि सर स्लाइम मोल्ड में नहीं, स्लाइम मोल्ड सेल वॉल नहीं, इसके स्पोर में सेल वॉल है, जब आपका फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर बनता है मियोसिस के द्वारा तब। तो ये हो गया। तो मैं कह रहा हूँ ये एक प्रकार का एग्रीगेटिव स्टेज है, फेवरेबल कंडीशन में ढेर सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं एक ही सेल के अंदर, क्योंकि एक ही से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है। फिर लिखा है कि सदा इनके कहना बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और लेकिन सर ये प्रोटोप्लास्ट नहीं होता सर, ये होता है ल्यूकोप्लास्ट, याद रखिएगा, ठीक। तीन प्रकार के ये होते हैं, कलरलेस, ये इनमें कलर होता है, इन ये तो ग्रीन कलर के होते ही हैं। और प्रोटोप्लास्ट है क्या सर एक्चुअल में? आपको पता था कि जब आपने टिश्यू कल्चर पढ़ा था, टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर में ये बताया गया था कि ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, और इनके बाहर ये आपकी सेल वॉल होती है, ऐसे सेल वॉल होती है। तो सबसे पहले क्या किया गया था, इस सेल वॉल को डाइजेस्ट किया गया था, ठीक है, और इस सेल वॉल को डाइजेस्ट किया गया, तो जो ये आपका सेल बचा, सेल विदाउट सेल वॉल, इसी को कहा गया था प्रोटोप्लास्ट। तो सर ये सेल विदाउट सेल वॉल है प्रोटोप्लास्ट, ये एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल नहीं, याद रखिएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल विदाउट सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट, और इन्हीं का फ्यूजन होकर के सोमैटिक हाइब्रिड बनाया गया था, और बाद में सोमैटिक आपके एम्ब्रियो बनाए गए थे उससे, ठीक। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिस है, साइज एंड शेप ल्यूकोप्लास्ट की वेरिएबल होती, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट कहाँ होते हैं, मीजोफिल ऑफ सेल, और ये ग्राउंड टिश्यू होती है, याद रखिएगा, ये पैरेन्काइमा की बनी होती है, ये क्या है, ये ग्राउंड टिश्यू है, सर पहला आंसर। अब देखिए कुछ नहीं सर, ये आपके एनसीईआरटी में पूछा गया प्लांट किंगडम के एक्सरसाइज में, देखिए कि भैया कितने स्ट्रक्चर डिप्लॉयड हैं एम्प्लॉयड है। कुछ नहीं सर, अगर मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट, तो जितने स्ट्रक्चर इस पर होंगे सब के सब आपके हेप्लॉइड होंगे। अब मैं कह रहा हूँ मार्केंसिया की मेन प्लांट बॉडी जो थैलस लाइक होती है, उस पर एंथ्रीडियो4 आर्चिगोनियो4 एंथ्रीडियम है, आर्चिगोनियम है, ये सब के सब हेप्लॉइड होंगे। और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता जाइगोट, तो वो डिप्लॉयड हो गया, और जाइगोट के बाद उसमें माइटोसिस स्पोरोफाइट बना, वो भी डिप्लॉयड हो गया। तो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर जितने होंगे वो सब के सब डिप्लॉयड होंगे, जैसे कि फ्रूट, जैसे कि सीटा, जैसे कि कैप्सूल, याद रखिएगा। तो भाई साहब मुझे कैप्सूल, सीटा, जाइगोट, ये तीनों क्या दिख रहे हैं, डिप्लॉयड दिख रहे हैं। और कोई भी स्पोर हो, चाहे माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, जू स्पोर, प्लानोस्पोर, ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर, ये सब के सब हेप्लॉयड होंगे। जेमा कप आपको पता है, ये आपका जेमा कप में जेमाई बनती है, जिससे एक तरह का, एक प्रकार का एसेक्सुअल बर्ड है, और ये थैलस में पाया जाता है, तो ये भी हेप्लॉयड होगा। राइजोइड गेमेटोफाइट का पार्ट है, ये भी हेप्लॉयड होगा। जू स्पोर जो होती है मेन प्लांट बॉडी एल्गी की जो होती है गेमेटोफाइट होती है, उसमें माइटोसिस के माध्यम से जू स्पोर थैलस फाड़ के बाहर आता है, तो उसको बोलते हैं, तो वो भी आपका हेप्लॉयड हुआ, क्योंकि ये गेमेटोफाइट से डेवलप हुआ है। थर्ड आंसर। अब देखिए कुछ नहीं, डाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, डाइजेशन,
तो सबसे पहले आया आपका इंट्रासेलुलर, ठीक है, सबसे पहले इंट्रासेलुलर किसमें आया, पोरीफेरा में। उसके बाद एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों सेलुलर आएगा, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों होंगे, ठीक। ये आपका सीलन टेटा में है और टीनोफोरा में है। ये दो फाइलम आपके सीलन टीनो, इसमें एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर है। तो ये दोनों सेंटेंस तो ठीक है। अब पोरीफेरा की बॉडी जो होती है एंडोस्केलेटन, इसमें स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर के होते हैं। तो ये तीनों सही, याद रखिएगा। फोर्थ आंसर, से द क्वेश्चन फोर्थ आंसर, ठीक है। अब देखिए वेक्टर का मतलब होता है डिजीज ट्रांसमिटिंग एजेंट। क्या होता है ये, डिजीज ट्रांसमिटिंग एजेंट, ठीक। इन्हीं को हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक। और ये वहां इन्वॉल्व जहां पर डायजेनेटिक लाइफ साइकिल चलती है। अब देखिए एनोफिलीज की अगर हम बात करें, फीमेल एनोफिलीज ये मलेरिया को के लिए होता है, फीमेल क्यूलेक्स ये फाइलेरिया के लिए, और फीमेल एडीज ये आपका डेंगू चिकनगुनिया के लिए, ठीक है। ये वायरस कैरी करता है, ये फाइलेरिया वर्म कैरी करता है, ये प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, इनके वेक्टर होते हैं। तो ये वेक्टर हैं। एपिस से आपको पता है मधुमक्खी हनी निकलता है, बॉम्बिक से सिल्क मिलता है, और लैक से क्या मिलता है, आपका लैक मिलता है। तो ये सब इंपॉर्टेंस हैं। मेंबर ऑफ मोलस्का यूलिडायोसियस है, वही पर ठीक है। और आपको बताया गया था कि पूरी दुनिया में जितने एनिमल हैं उनका 2/3 जितने भी स्पीसीज हैं वो सब के सब आर्थ्रोपोड्स हैं। क्या है भाई, वो सब के सब आर्थ्रोपोड हैं, ठीक। ये आपको बताया गया, वो सब के सब क्या हैं, वो सब के सब आर्थ्रोपोड हैं। और ये डेटा आपको वहां भी मिलेगा जब आप बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ेंगे। जितनी स्पीसीज दुनिया में नोन है, जितने जीव, उसका अकेला जो है 70% एनिमल है। उस 70% एनिमल का अकेला क्या है, इंसेक्ट है, या आर्थ्रोपोड कह सकते हैं। हालांकि किताब में 2/3 स्पीसीज दैट इज इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 66 to 70% के आसपास आएगा ये। तो ये आर्थ्रोपोडा होता है, याद रखिए, गलत है, ये फोर्थ आंसर। अब देखिए कुछ नहीं सर, ये मोनोकाट स्टेम दिखाया गया है, ये वेस्कुलर बंडल के थ्रू दिखाया गया है, और ये मोनोकॉट स्टेम का टीएस दिखाया गया है। तो ये दोनों मोनोकॉट स्टेम ही याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या, सेंटर वाले बड़े हैं और पेरिफेरल वाले छोटे हैं। ये वेस्कुलर बंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जनरल आउटलाइन है, और ये ग्राउंड टिश्यू है, याद रखिएगा, फर्स्ट आंसर। अब देखिए सर ये डायग्राम तो आपको एनाफेज का दिख रहा है बच्चों, एनाफेज। और एनाफेज में आपको पता है कि क्रोमोसोम मूव टू होता क्या है, ये आपका इस तरीके से क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड था और यही स्प्लिट कर गया। तो यही चीज दिखाई जा रही है, ये अपने पोल पे जा रहा है और ये अपने, मतलब क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग एनाफेज में ही होती है, याद रखिएगा। तो ये एनाफेज को फर्स्ट आंसर। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म, ये टीलोफेज है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स्ट ये आपका प्रोफेज 1 है, म्योसिस 1 का। क्रोमोसोम क्लस्टर पॉइंट फॉर डिस्क्रीट, ये टीलोफेज का है, याद रखिएगा, फर्स्ट आंसर। फिर लिखा इथाइलिन के प्रभाव, आपको पता है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड जो होता है गैसियस पीजीआर इथाइलिन होता है। ये लार्जली आपके इनहिबिटर होता है और रेयरली ये प्रोमोटर होता है, और सबसे ज़्यादा फंक्शन इसी के हैं। फूड राइपनिंग काज करता है। इसके अलावा 3 फंक्शन, हाइंटर ग्रोथ ऑफ सीडलिंग है, स्वेलिंग ऑफ सेक्सिस है, और एपिकल हुक फॉर्मेशन है। और पाइनएप्पल में फ्लावरिंग भी आपने पढ़ाई होगा ऑक्सीजन के साथ, फोर्थ आंसर। अब देखिए ये डायग्राम आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये डायग्राम है आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इनकी लेवलिंग देखिए, ये वाला तो मैक्रोफेज सर, ठीक, ये वाला मुझे फाइब्रोब्लास्ट दिख रहा है, ये वाला आपका कोलेजन फाइबर है, और ये आपका मास्ट सेल है, ठीक। अब मास्ट सेल 3 चीजें सीक्रेट करती थी, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपाइन एंटीकोआगुलेंट है, कार्बोहाइड्रेट है। वैसो डायलेटर आपका हिस्टामिन है, वैसो कॉन्स्टिट्यूएंट आपका सेरोटोनिन है। तो इसका मतलब वैसो डायलेटर और वैसो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड डी ही सीक्रेट करता है, ठीक है। ए फैगोसिटिक सेल है और सी कोलेजन फाइबर है। लेकिन बी जो आपका फाइब्रोब्लास्ट है, ये फाइबर सीक्रेटिंग सेल होती है, मैट्रिक्स सीक्रेटिंग होती है। ये वैसो कौन नहीं सीक्रेट करेगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या आंसर आ गया, पहला। और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, ये आप देख सकते हैं।
कुछ नहीं सर, ये आपको ढेर सारे प्लांट का नाम दिया गया है। अब इन प्लांट के कुछ अपने कैरेक्टर्स होते हैं, उस कैरेक्टर के आधार पे यहाँ पर आपको मैचिंग सेट करनी है। देखिए मैं कह रहा हूँ गेमेटोफाइट डोमिनेटिंग स्टेज, आप किसमें कंसेप्ट देखिए, गेमेटोफाइट डोमिनेटिंग स्टेज, तो ये कैरेक्टर तो सिर्फ एल्गी का हो सकता है सर, एल्गी और ब्रायोफाइटा। ठीक, एल्गी और ब्रायो में गेमेटोफाइट डोमिनेटिंग स्टेज होता है। अब देखते हैं उनके कितने मेंबर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब ऐसी बातें 7 के लिए ठीक है। फिर देखिए लिखा है पॉलन ग्रेन आपका जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में होता है, तो ये जिम्नोस्पर्म का मेंबर हो गया, ये एंजियोस्पर्म का, तो ये 2, ये भी ठीक है। इसके बाद स्पोरोफाइट डोमिनेटिंग स्टेज, ये आपका टेरिडोफाइट में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। इनके मेंबर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये ठीक है। फिर लिखा कोन आपका कुछ मेंबर में टेरिडोफाइटा में है और कुछ आपके जिम्नोस्पर्म में है, तो कोन आपका किस में होगा, इक्विसिटम में हो गया, ठीक है, स्लेजनेला में हो गया और आपके पाइनस में हो गया, दैट इज 3। अब देखिए फ्लावर ऑफ फ्रूट, ये केवल एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का, दैट इज यूकेलिप्टस, ये भी ठीक। इसका मतलब ये जितनी मैचिंग दी गई है ये सब के सब। ये क्वेश्चन इस बात पे था कि क्या आप सभी पौधों के प्रॉपरली उनके टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को जानते हैं, क्या सभी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से उनके कैरेक्टर उनके फीचर्स को आप इन पौधों से रिलेट कर पा रहे हैं, फिर उसके बाद उनके नंबर गिनकर आपको मैचिंग को सेट करना था। ये क्वेश्चन ये था। फिर लिखा है इरेथ्रोसाइट सीड ट्यूब से, ये कहा गया था आपकी किताब में, एनसीईआरटी कहती है कि हम मानते हैं कि इस जो न्यूक्लियस है वो कमांडिंग सेंटर होता है एक सेल का, लेकिन बहुत से ऐसे सेल होते हैं जिनमें मैच्योर होने पर न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, और एनसीईआरटी ने ये बात कही है कि क्या मैच्योर होने पर इनमें न्यूक्लियस खत्म हो जाने पर भी क्या ये लिविंग सेल हैं? यस, ये बिल्कुल लिविंग सेल है। क्यों? क्योंकि किसी को लिविंग बनाने के लिए, किसी सेल के लिए मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सेल मेम्ब्रेन पर न्यूक्लियस हो ना हो, ये अलग बात है। ठीक, तो स्टिल दे आर लिविंग। क्यों? क्योंकि ऑल्दो मैच्योर ह्यूमन एथ्रोसाइट शिफ्ट टू सेल एक्टिव बट प्रॉपर मेटल टेक्स प्लेस। याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी ने आपसे सवाल पूछा है। आप देख सकते हैं कि इवन लैक न्यूक्लियस, ये देखिए, तो वुड यू कंसीडर दीज सेल्स आर लिविंग? बिल्कुल, यस, ये लिविंग हैं। ठीक है, फ्रॉग्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, दी सेंस कुछ नहीं सर, सेंसरी पैपली जो होती है वो टच के लिए होती है। ठीक, टेस्ट बड जो होते हैं टेस्ट के लिए होते हैं। नजल इपिथीलियम ये स्मेल के लिए होती है। आई जो होता है वो विजन के लिए होता है सर, और ईयर जो होता है वो आपके हियरिंग के लिए होती है। याद रखिएगा, और ईयर पिन्ना होता ही नहीं, मैमल का करता है ABCD। क्या आंसर आ गया? फर्स्ट। अब देखिए वैक्यूल्स प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्लांट सेल। वैक्यूल आपका वेस्ट डिपोजिट बॉक्स होता है, जितने सॉल्ट और वगैरह वेस्ट वगैरह इसमें आके डिपोजिट होते हैं, तो एक प्रकार से ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। तो मेंटेनिंग सेल फ्लूइड बैलेंस एंड शेप ऑफ सेल बाय मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर इनसाइड द सेल वॉल। बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर अगर कंसंट्रेट होगा तो पानी इसके अंदर जाएगा, याद रखिएगा। तो ये कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। फोर्थ आंसर वैक्यूल। फिर लिखा है कि ये आपकी किताब में ध्यान से देखिए, जब आप लिविंग वर्ड शुरू हो रहा है तो उसके पहले पन्ने पर एक्नॉलेजमेंट में ये बात लिखी हुई है कि सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म क्या है। कुछ नहीं, आपको पता जितने प्रकार की डाइवर्सिटी का लाइफ जीवन हमारे चारों तरफ है, उनको प्रॉपरली सिस्टमिक वे में आपको डिफ्रेंशिएट करना और उनको सिस्टमेटिकली अध्ययन करना। कौन यूकेरियोट है, कौन प्रोकैरियोट है, कौन मोनरा है, कौन प्रोटिस्टा है, कौन एनिमल है, कौन मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो इन चीज़ों का अध्ययन करना ही सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म है। और मोन्यूमेंटल का मतलब किसी एक ग्रुप को बहुत ही कंप्रहेंसिव तरीके से डिटेल में अध्ययन करना। ठीक है, उनकी सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है, और उनकी रिप्रोडक्टिव क्या है, उनका हिस्ट्री क्या है। मतलब किसी भी ग्रुप को, प्लांट ले लें, एनिमल ले लें, फंजाई ले लें, तो इसको बोलते हैं मोन्यूमेंटल। तो ये दोनों सेंटेंस सही, आप देखिए कि ये दोनों टर्म आपके दिए हुए हैं इकोनॉमी में, ये आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन लाइफ फॉर्म ब्रॉट ऑन नेसेसरी कंडीशन। अब देखिए कुछ नहीं सर, ये डायग्राम आपको प्रेजेंटेशन का दिया गया है। पहला वाला मुझे एक्साइल दिख रहा है, दूसरा वाला मुझे पेराइटल दिख रहा है, तीसरा वाला मुझे फ्री सेंट्रल दिख रहा है, थर्ड वन, और ये मुझे बेसल दिख रहा है। इतना तो मुझे समझ में आता है। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, एक्साइल जो होता है लेमन, चाइना रोज, ठीक है, सिट्रस लेमन, लेमन है, ठीक है, और चाइना रोज में है। दूसरा जो है ये पेराइटल जो है आर्जिमोन और मस्टर्ड में है, और डायंथस और प्रिमरोज, और ये मारीगोल्ड सनफ्लावर प्लांट। ठीक, ए चाइना रोज ठीक है, बी मस्टर्ड सही है, लेकिन सी आर्जिमोन गलत है सर, और ये ठीक है। फिर देखिए ए टोमेटो भी सही है, बी आर्जिमोन सही है, ये डायंथस सही है, मारीगोल्ड सही है।
ए टोमेटो सही है, बी मस्टर्ड सही है, सी प्रिमोस सही है, सनफ्लावर। इसका मतलब गलत क्या है, केवल सेकंड गलत है और आपसे गलत पूछा गया था। ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन। अब देखिए मैलिक एसिड आपको पता है कहाँ बनता है, क्रेब साइकिल में बनता है, जो फिमेरिक एसिड के बाद मैलिक एसिड बनता है। ठीक, फास्फोग्लिसरिक एसिड ये आपका ग्लाइकोलिसिस से बनता है, आपको पता ही है। एटीपी सिंथेज ईटीएस का कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है। और इथेनॉल आपका फर्मेंटेशन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बनता है, जब पायरुविक एसिड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आता है, याद रखिएगा। और ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ए थर्ड बी फर्स्ट सी सेकेंड डी फोर्थ। फर्स्ट आंसर। ये प्राइमरी रूट आपको पता है, एक होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसमें क्या करेंगे, आप करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, पहले बोला गया 5 है, इनिशियल 5 हो गया, बाद में 15, तो 15 माइनस 5 अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो मैं 10/5 इंटू 100, 5 दूना 10, दैट इज 200% ग्रोथ हुई है। ठीक, और अगर मैं बोलता एब्सोल्यूट ग्रोथ तो क्या निकलता सर, एब्सोल्यूट ग्रोथ में आप क्या करते, केवल 15 माइनस 5 करते, याद रखिएगा, फाइन माइनस इनिशियल, तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो एब्सोल्यूट, अब देखिए रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना आ गया, 2। ठीक, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ होता कितना था और कितना, तो अब कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना हुआ, इसको फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल 200 इस तरह से निकाला जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया, 200%। अभी अभी देख सकते हैं दोनों में, देखिए एक समय में केवल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रोथ हुआ है, यहाँ पर भी 50 से 55 हुआ है, 5 सेंटीमीटर, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट इसमें ज़्यादा है, इसमें 100%, 5 का 10 हुआ है और इसमें केवल 10% है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें केवल 10%, इसमें 100% है। फिर लिखा एंजाइम टीसी साइकिल और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही, इसी को हम क्रेब साइकिल कहते हैं। ग्लाइकोलिस साइटोसॉल में होता है। ग्लाइकोलिस ऑपरेट तब तक होता रहेगा जब तक कि NAD+ मिलता रहेगा पिकअप फाइन, बिल्कुल सही है। आपको मालूम है कि जब आपका 1,3-बाईफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3-बाईफास्फोग्लिसराइड बनता है, तो वहां पर इस ऑक्सीडेशन के लिए आपको NAD+ से NADH+H+ का कन्वर्जन जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये रिएक्शन आगे पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो ये बिल्कुल सही है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेस जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, ये आपने पढ़ा है। ठीक, कहाँ माइटोकॉन्ड्रियल, फोर्थ आंसर। कहते हैं कौन सा स्ट्रक्चर काकरोच में पेयर नहीं सर, मैक्सिला 1 पेयर, मैंडिबल 1 पेयर, ठीक है, टेस्टिस 1 पेयर, ओवरी 1 पेयर, आई 1 पेयर। और कोलेटरल ग्लैंड फीमेल में होती है, लेफ्ट बड़ी होती है, राइट छोटा होता है, ये भी 1 पेयर। लेकिन हार्ट जो होता है वो सिंगल होता है सर, कमाल की बात। और इसके 13 चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं। तो मुझे सिर्फ नॉट पेयर्ड में ई दिख रहा है, सेकेंड आंसर। कुछ नहीं सर, यहाँ आपको डायग्राम दिया गया, ये फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल दिखाया गया है, फ्रॉग एलिमेंट्री कैनाल, या डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में दिखाया गया, ये भी कह सकते हैं सर, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, और ए आपका फैट बॉडी है, ये काम करता है स्टोरेज ऑफ लिपिड्स का, याद रखिएगा। हाइबरनेशन एस्टिवेशन में एनर्जी यहीं से मिलती है, फैट बॉडी से ही, इसको स्टोरेज ऑफ लिपिड्स से। अब देखिए आयरन का जो ऑक्सीडेट होता है, जो आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें +2 कंडीशन होता है, और एक कंडीशन होती है मेटा हीमोग्लोबिनिया, मेटा हीमोग्लोबिनिमिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आयरन जो होता है बच्चों +2 से +3 कंडीशन में होती है। अब आप कहोगे सर कि +2 से +3 हो जाए क्या प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है। +2 कंडीशन में है अगर हीमोग्लोबिन में, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन +3 हो जाएगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, तो ये हाइपोक्सिया की कंडीशन शरीर में होने लगेगी। हाइपोक्सिया, याद रखिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में होने लगेगा। और मेटा हीमोग्लोबिनिया जो होती है 2 तरीके से होती है, एक्वायर्ड तरीके से हो सकती है, कॉन्जेनिटल हो सकती है, मतलब जेनेटिक डिफेक्ट के कारण भी हो सकता है। और एक्वायर्ड मतलब पॉल्यूटेंट में जो एक्सोडाइजिंग एजेंट होते हैं, नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसिन, इस तरह के जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो हमारे हीमोग्लोबिन को चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो उसको बोलते हैं, याद रखिएगा। तो मेटा हीमोग्लोबिनिया एक्वायर्ड और कॉन्जेनिटल दोनों हो सकता है। ठीक है, जन्मजात भी हो सकता है और आपको पॉल्यूटेंट के माध्यम से भी हो सकता है, तो वहाँ वो +3 कंडीशन में हो जाता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करता, याद रखिएगा।
फिर लिखा कि आर्की बैक्टीरिया इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कैसे हैं। देखिए आपको पता था कि आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के थे, थर्मोस्टोफिल, हेलोफिस और मिथेनोजेन। आप देखिए सीरियस ट्रीटमेंट प्लांट में जो एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर होता है, ठीक है, जिससे आपका बायोगैस निकलता है, ठीक है, या बायोगैस जिससे निकलता है जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड था, तो उसमें यही बैक्टीरिया था, ठीक। और उसका मिथेनोजेन जो होता है रूमेन ऑफ कैटल या गोबर गैस में जो आपकी निकलती है मीथेन, वो भी इसी बैक्टीरिया की बदौलत थी। तो इसका मतलब इसका इकोनॉमिक वैसे भी से आप देखिए गोबर गैस प्लांट जो है वो पूरा का पूरा इसी पे चलता है, ठीक। तो ये चीज़ है फोर्थ आंसर। तो लिखा कि मिथेनोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम डंग गोबर ऑफ एनिमल। मिथेनोजेंस आर क्रूशियल इन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट एंड रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ स्लज। फोर्थ आंसर। फिर लिखा है कि द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी ने कहा है, ध्यान से देखिए, आपकी एनसीईआरटी ने ही आपसे कहा है कि कैन यू रिकलेक्ट नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। आप कुछ एनिमल के नाम को रिकलेक्ट करिए जिनके अंदर एक साथ न्यूक्लियस है। तो वो काम मैंने किया, आपको दिया, भैया जानो। कुछ नहीं, आप जानते थे पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस, ठीक। एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रो वाला करता है न्यूट्रिशन, माइक्रो वाला करता है रिप्रोडक्शन, ठीक। अब देखिए स्ट्रेप्टोकोकस आपका मोनेरा है, ठीक, इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, ठीक। तो ए कभी नहीं होगा आंसर, ये बात आप जान गए। बहुत से बच्चे कहे सर मैं राइजोपस और क्लेडोफोरा स्लाइमोल्ड के बारे में नहीं जानता था। चलिए मानते हैं आपकी बात, आप नहीं जानते थे, तो ए वाला तो होगा नहीं, तो भाई ए ये नहीं होगा, ए ये नहीं होगा, ऑल कभी नहीं होगा, तो अपने आप ही आंसर सेकंड आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे निकालिए। सवाल देने का मेरा लक्ष्य ये था बच्चों कि आप लोग नीट के पेपर देने जाते हो तो आपको पूरा ज्ञान नहीं होता क्वेश्चन का, ठीक, लेकिन जितना आपको ज्ञान है अगर आप उतने को भी अप्लाई करेंगे तो भी आपका सवाल निकल जाए। हम कह रहे हैं आपको ये बात मालूम थी कि भैया स्ट्रेप्टोकोकस जो कि मोनेरा का मेंबर है उसमें न्यूक्लियस है नहीं, तो न्यूक्लियस ऑल कभी नहीं होगा, ए वाला आंसर होगा इस सेकंड अपने आप। और मान लीजिए आप ये भी नहीं जानते थे कि पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस है, तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। इसका मतलब नीट में से बहुत से पेपर आएंगे जिसमें आपको जितना ज्ञान है उतने से ही आप सवाल निकालें, जरूरी नहीं कि सवाल आप पूरा समझ ही पाएं, ठीक है। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड या इलिमिनेट प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। तो ए वाला मैं जान गया हूं कि ये आंसर नहीं है, तो जाहिर सी बात है ए बी सी नहीं होगा, ए डी नहीं होगा, ऑल नहीं होगा, तो सेकंड अपने आप आपका आंसर आ गया। मान लो आप पूरा नहीं जानते थे या हम ही नहीं जानते थे, वो अलग बात है, तो हमने सेकंड आंसर बता दिया आपको। और ये एनसीईआरटी ने आपसे पूछा है तो मैं आपसे पूछा हूँ। कुछ बच्चे कहे सर ये तो कहीं दिया नहीं एनसीईआरटी में, तो ये आपसे एनसीईआरटी ने पूछा कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, इन्हें क्वेश्चन मार्क लगाया है। अगर यहाँ दिया है और एनसीईआरटी खुद कहती है साइज में कि यूज इंटरनेट, डिस्कस विद टीचर, तो आप लोग क्यों लाइन पढ़ते हो ये चीज डिस्कस नहीं करते हो। अब सवाल यहाँ से आ रहे हैं और जैसे महीना बीतेगा सवाल आपको मिलेगा। अब देखिए लिखा है कार्डेट एनिमल हैविंग फ्लेम सेल। फ्लेम सेल 2 जगह है, नॉन कार्डेट कार्डेट दोनों में है। ये वो मेंबर हैं जो कि नॉन कार्डेट हैं, और प्लेटी हेलमिंथीज में जो है फ्लेम सेल ही था, याद रखिएगा। और एम्फीऑक्सस जो है ब्रैंकियोस्टोमा इसको बोलते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा, जो कि सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर है, याद रखिएगा। और सिफेलोकॉर्डेटा एक सब फाइलम है किसका, फाइलम कार्डेटा का, ये भी कार्डेट है, दैट इज फर्स्ट है। ये नॉन कार्डेट है, कार्डेट है। एस्केरिस में रिनेट सेल होती है, एस से भी याद रखिएगा, एस्केरिस में रिनेट सेल होती है, वो भी एच शेप्ड। ये एस्केरेटरी आर्गन है। और अर्थवर्म तो आप जानते ही है नेफ्रिडिया होता है। फिर लिखा है कि इओसिनोफिल, कुछ नहीं सर आपको पता, रेजिस्ट इन्फेक्शन। फिर लिखा आरबीसी गैस का ट्रांसपोर्ट करती है, एबी ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और प्लेटलेट कोआगुलेशन में काम करता है। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट है, ये आर्ट्रियल सिस्टोल हो सकता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी हो सकता है। ए थर्ड, बी फिफ्थ, सी सेकेंड, डी फर्स्ट और ई फोर्थ। क्या आंसर आ गया पहला। फिर लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीपर लूप। कुछ नहीं, आप जब कभी ग्राफ को स्टडी करते हो, जैसे अब ध्यान से देखिए किताब में इधर आपका लिखा स्पीसीज रिचनेस, ध्यान से देखिए उस डायग्राम को, इधर लिखा एरिया। मतलब अगर ग्राफ, एक ग्राफ जो किताब में आपका बना वो ऐसे बना है, मतलब यहाँ पे जाके ये कांस्टेंट हो गया, ठीक, और इतना स्पेसिफिकनेस है और इतने एरिया में, तो एस जो एस होती है, एस वो क्या बताती है सर, वो ऐसे बताती है। मतलब अब देखिए ध्यान से, ये वाली चीज वो ऐसे बताती है,
मतलब यहाँ जाके ये कांस्टेंट हुआ है। अब देखिए एरिया इतना कवर हुआ लेकिन डाइवर्सिटी आपकी बढ़ गई। मतलब ये लाइन कहते हैं कि इंडिकेट दैट नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इंक्रीजेज एट ए फास्टर रेट एज द एरिया इंक्रीज। मतलब आप एरिया बढ़ा रहे थे तो अब पहले के कंपेयर में ज़्यादा नंबर ऑफ डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। या ये कह सकते हैं ऐसा कोई नेशनल पार्क या ऐसा कोई बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ पे हम थोड़ी दूरी चल रहे हैं तो डाइवर्सिटी ज़्यादा, पहले मुझे 100 स्पीसीज देखने को मिल रही थी, अब 150 देखने को मिल रही है उतने ही एरिया में। एरिया मैंने उतना ही लिया है लेकिन आप देखिए स्पीसीज की संख्या पहले से बढ़ी है। ये है स्टीपर ढलान बढ़ना। एस की वैल्यू याद रखिएगा, फर्स्ट आंसर। और ये देखिए यहाँ पर एक किताबिया में आपके ही लिखा हुआ है एस बराबर जी की पावर जेड, और ये एस क्या है, ये ढलान है। और इन्होंने एनसीईआरटी ने खुद भी पूछा है कि व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन इन दिस कंटेक्स्ट। इस कंटेक्स्ट संदर्भ में आप स्टीपर स्लोप का क्या मतलब समझते हैं। मैं समझा हूँ, पढ़ा हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। अब देखिए इन विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन ओनली वन स्पीसीज। अब देखिए जो आप पढ़ते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, कहने के लिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन लिखा होता है लेकिन ये मोर देन वन पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी होती है, कम्युनिटी। याद रखिए इंटरेक्शन कम से कम दो लोगों के बीच हो सकता है। एक आदमी किसी को मार के खा जाए, कोई किसी से मर जाए, कोई किसी पे रहे, जीवित रहे, तो कम से कम दो स्पीसीज चाहिए, मल्टीपल पॉपुलेशन दैट इज कम्युनिटी। तो मैं कह रहा हूँ अब म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है सर, पहले एक प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। और देखिए कंपटीशन में माइनस माइनस है, एम माइनस जीरो है। और ऐसे ही आपने एक और देखा था कॉमन सेलेज, यहाँ पर आपका प्लस का जीरो है, हालांकि मैंने वो ऑप्शन दिया नहीं है। अब इतने इंटरेक्शन हैं जिनमें केवल एक ही स्पीसीज को बेनिफिट है, पैरासाइटिज्म, प्रीडेशन, और कॉमन सेलिंग प्लस जीरो। तो ऑप्शन में मैं दिया नहीं हूं तो बी और सी आएगा आंसर। दोनों को नुकसान है कंपटीशन, एक को नुकसान है दूसरे को कोई मतलब नहीं एमेंसलिज्म, दोनों को फायदा है म्यूचुअलिज्म। याद रखिएगा बी और सी, फर्स्ट आंसर। स्मोकिंग आपको पता है कैंसर ऑफ लंग है कि एक प्रकार का कार्सिनोजेनिक एजेंट है, ये केमिकल कार्सिनोजेनिक एजेंट है, याद रखिएगा। और कैंसर ऑफ थ्रोट करेगा, इम्यूनिटी करेगा। लेकिन जो निकोटीन होता है तंबाकू में, वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और एड्रेनल मेडुला को एक्टिवेट, जिससे आपका एड्रेनलिन और नर्व बढ़ जाता है। और इन दोनों हार्मोन काम इमरजेंसी कंडीशन में होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा और बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो हमें देखिए तंबाकू खाने के बाद आपको थोड़ी एनर्जी फील लगती है, एनर्जी फील इसलिए लगती है कि सब कुछ फास्ट हो जाता है शरीर में। ठीक है, याद रखिएगा फोर्थ आंसर। ऐसे लोग कहते हैं तंबाकू थोड़ा सा लो नशा करो मजा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को अल्टर करके अपने आप को कर रहे हैं। फोर्थ आंसर, ये गलत मैच है। अब देखिए ट्रिप कुछ नहीं सर, आपको मालूम था कि अगर मैं एम्ब्रियो सैक बनाऊं, ये एम्ब्रियो सैक मैंने बनाया और मैं देख रहा हूं ये आपकी सिनर्जिड है और इसमें आपका फिलीफॉर्म ऑपरेटस, ठीक है। और ये मैंने बनाया एग, और ये मैंने बनाया आपका पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। और ये मैंने बनाया एंटीपोडल सेल। तो जो होता है पॉलन ट्यूब ऐसे आता है, इसके अंदर दो मेल गैमेट होते हैं इस सिनर्जिड में। तो एक पॉलन मेल गैमेट तो इसको फ्यूज कर देता है और दूसरा मेल गैमेट इसको फ्यूज कर देता है। तो ये घटना घटी कहाँ है, इसको बोला हमने ट्रिपल फ्यूजन। बोलिए भाई, ट्रिपल फ्यूजन। तो ये घटना घटी कहाँ है, एम्ब्रियो सैक में घटी है, फर्स्ट आंसर। फिर लिखा है लेंटिसेल कुछ नहीं दिया, मोस्टली फाउंड इन द स्टेम रीजन। ये उडी डाइकॉट स्टेम में पाए जाते हैं। होता ये है कि जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बढ़ती है तो आप देखें कभी पुराने पेड़ों को आप देखिए उनमें छाल बन जाती है बाहर, जगह जगह से पेड़ फटा हुआ है, वही होता है आपका लेंटिसेल जो गैस एक्सचेंज। क्योंकि केवल गैस एक्सचेंज केवल पत्तियों को और हरे पौधों को नहीं होती, हर पेड़ की पार्ट को रिक्वायर्ड होती है। और लेंटिसेल डू नॉट हैव गार्ड सेल, बिल्कुल स्टोमेटा की तरह नहीं है, और इनकी ओपनिंग क्लोजिंग रेगुलेट नहीं है। फिर लिखा स्टोमेटा इपिडर्मल स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। क्यों, आपको मालूम था कि गार्ड सेल एक प्रकार की स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है इपिडर्मल, तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये गैप बनता है, इसी को स्टोमेटा हमने कहा। और ज्यादातर डाइकॉट पत्तियों में लोअर सरफेस पाए जाते हैं, ठीक है। और मोनोकाट में दो नीचे दोनों तरफ बराबर होते हैं, और डाइकॉट में या तो नीचे ज्यादा होगा ऊपर नहीं होगा, और ऊपर होगा तो कम होगा। तो ये दोनों सेंटेंस सही है भाई, फोर्थ आंसर। अब लिखा वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। ये आपकी एनसीईआरटी ने देखिए आपसे यहाँ सवाल पूछा है, लो लाइट इंटेंसिटी वेदर फोटो रेस्पिरेशन, तो हाई, नेग्लेजिबल और समटाइम्स। तो इसका आंसर आपका नेग्लेजिबल है, याद रखिएगा नेग्लेजिबल है, ठीक। मतलब बहुत ही रेयर।
होगा ही नहीं। और सम टाइम्स में दो बातें हो सकती हैं, कभी ज्यादा हो सकता है कभी कम, तो ये नेग्लेजिबल को नहीं हो। बहुत बच्चे कह रहे समटाइम्स का क्या मतलब है, समटाइम्स का मतलब कभी कभी हो रही हैं, ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती हैं। थर्ड आंसर। अब देखिए ये डायग्राम एक्शन स्पेक्ट्रम का था, ठीक है, जिसको क्लोरोफिल ए के ऊपर क्लोरोफिल ए के पीक के ऊपर सुपर इम्पोज करके रिप्रेजेंट किया गया है कि भैया जिस जगह क्लोरोफिल ए का पीक है, ठीक है, ब्लू रीजन और रेड रीजन में, वहीं पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है। याद रखें, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम फर्स्ट आंसर। देखिए ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब क्लोरोफिल ए के ऊपर सुपर इम्पोज किया गया है। फिर लिखा फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली ओनली, कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली एम्पुलरी स्टमक जंक्शन या एम्पुलरी रीजन में पहुंचे। नई एनसीईआरटी में देखिए एम्पुलरी रीजन दिया हुआ है, लेकिन कुछ किताबों में एम्पुलरी स्टमक जंक्शन भी दिया हुआ है। देखिए पुरानी एनसीईआरटी में यही दिया हुआ था, हालांकि इसमें और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो हम आंसर अपना यही लेंगे, याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आप कहोगे हमसे कि सर किताब में तो एम्पुलरी रीजन दिया हुआ है, लेकिन एम्पुलरी स्टमक जंक्शन भी सही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। फोर्थ आंसर, ये पीवाई को क्वेश्चन था। फिर लिखा ह्यूमन फीमेल है, कुछ नहीं सर। अब देखिए जो आपका सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte, ठीक, ये सेकेंडरी oocyte है, और ये आपका जोना, ठीक है, और ये आपका जोना पेलुसिडा, ठीक, और ये स्पर्म जैसे ही जूना परिवार को ये टच करता है, ठीक है, इसके अंदर सेकेंड मियोसिस हो जाती है, याद रखिएगा। जैसे ये टच करेगा तो हो जाएगा, इसका मतलब एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म इंटर कर रहा है इनटू द फीमेल गैमेट, तब ये होती, अंटिल तब तक नहीं होती, तब तक सेकेंड मियोसिस नहीं होगी जब तक कि इसको टच ना करे। जैसे इसको टच करेगा सिग्नल, तो इसके अंदर देखिए सेकेंड मियोसिस हो जाएगा और ये ओवम बन जाएगा, याद रखिएगा। और ये अपना तब इस पर फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखिए, और इस सेकेंड पोलर बॉडी बनती है फिर। अब देखिए मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स और चाइल्ड, क्यों, क्योंकि मैन में जो स्पर्म का पार्टिकुलर स्पर्म जेनेटिक मेकअप कारण, क्यों आपको पता है कि स्पर्म, एक स्पर्म ऐसा होता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, एक स्पर्म ऐसा होता है जिसमें वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल की अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों एक्स होते हैं। तो इसका मतलब मैन ही है जो डिसाइड करता है सेक्स और चाइल्ड। और एनसीईआरटी कहती है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश में, कई देशों में, कि भैया हम औरतों को कोसते हैं, अरे तुम कुलक्षणी हो, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम एक नंबर की हमारे घर के लिए मनहूस हो, तरह तरह की बातें। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज से 2 डिकेड्स पहले, अब चूंकि मोबाइल का युग आ गया, इंटरनेट का युग आ गया, लोग चीज़ों को देख रहे हैं, समझ अवेयरनेस आ गया कि हाँ औरत नहीं आदमी जिम्मेदार। लेकिन फिर भी आज से 20 साल 30 साल पहले आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये बड़ी स्थिति थी हमारे देश में, यानी तुम बेकार हो, तुम किसी काम की नहीं हो, फालतू में आके हमारा वंश खत्म कर रही हो, ये दुनिया भर का एक लड़का नहीं दे सकती हो। तरह तरह की बातें आपने टीवी सीरियल और मूवी में ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो हमारे देश में होती हैं। और आज ही भले ही समाज कितना आगे निकल गया बच्चों, आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं कि कुछ भी हो हम औरत को ही जिम्मेदार मानते हैं, जबकि एनसीईआरटी खुद कहती है कि ये गलत है, ठीक, क्योंकि मेल डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। दैट इज सेकेंड आंसर। ड्यू टू सम डिफेक्ट लाइक एस्पर्मिया, नहीं, गलत है, एस्पर्मिया का स्पर्म है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब अगर स्पर्मिया नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं। फिर लिखा ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ एग, जेनेटिक नहीं, दोनों एक एक ही हैं। ड्यू टू सम डिफेक्ट इन वोमन, ओवम के अंदर अगर डिफेक्ट है तो फर्टिलाइजेशन या सेक्स से कोई मतलब नहीं हो, प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी वो अलग बात है। फिर ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पार्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज द एग, कौन सा पार्टिकुलर स्पर्म किसको फर्टिलाइज कर रहा है उसके भी यहाँ पर ये बात कही गई, सेकेंड आंसर। फिर देखिए फिर लिखा है कि दैट इज वाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर, ठीक है, तो वी विल लर्न अबाउट, ठीक है, तो ये आ गया सेक्स। फिर लिखा फीटल इफेक्ट ह्यूमन कहाँ से होता है भैया, फीटस एंड प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होता है। जैसे पहला कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भैया आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हल्का शुरू हुआ है, तो ना आपका पॉस्चर पिट्यूटरी से आपका ऑक्सीजन निकलता है, तब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है यूट्रस में, और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है बर्थ बर्थ के लिए, बच्चे के जन्म के लिए। तो ओरिजिनेट जो होता है फीटस और प्लेसेंटा से होता है। ये नहीं कहेंगे कि ओवरी के रिलीज
ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने से। ऑक्सीटोसिन तब आता है जब पहला सिग्नल या कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड आंसर। फिर लिखा इनर मोस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए, कुछ नहीं, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ठीक, इस बैक्टीरिया की खास बात थी, इसके पास आपका एक टीआई प्लाज्मिड था। ठीक, और इस टीआई प्लाज्मिड में आप देखिए एक टीडीएनए था, टीडीएनए, और इस टीडीएनए की वजह से जिस पेड़ को ये इन्फेक्ट करता था उसके अंदर क्राउन गॉल ट्यूमर हो जाता था। ठीक है, क्राउन गॉल ट्यूमर। तो होता क्या था, वैज्ञानिकों ने ये देखा कि ये प्लाज्मिड जा रहा है, टीडीएनए छोड़ रहा है, तो क्यों ना हम ये करें, इस टीडीएनए को हटा दें। ठीक, और इसको बना दें नॉन पैथोजेनिक, इससे पौधे को भी नुकसान नहीं होगा। तो हमने अपना डिजायर्ड डीएनए इसके ऊपर लगाया। तो होता क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए इनटू प्लांट इन्वॉल्व, क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन ऑफ प्लांट बाय एग्रोट्यूमेफेसियन। दैट इज थर्ड आंसर। तो ये क्या है, डिसआर्म्ड पैथोजन है, ये एक प्रकार के वेक्टर हैं डिसआर्म्ड पैथोजन। जैसे रेट्रोवायरस की प्रॉपर्टी थी कि जैसे वो किसी को इन्फेक्ट करता था तो अपना जेनेटिक मटेरियल पार्टिकुलर सेल में डिलीवर करता था। तो ये कहा गया भैया हम अपना अगर पार्टिकुलर जीन जो हमारा डिजायर्ड है, अगर हम चाहते हैं कि कल्चर करे किसी एनिमल सेल में, तो क्यों ना हम उसके अंदर उस चीज़ को लाइगेट कर दें, तो वो भी एक वेक्टर कितना काम करेगा। दैट इज, ये डिसआर्म्ड पैथोजन एक वेक्टर होते हैं। थर्ड आंसर। अब इसको हमने वेक्टर बनाया है। अब देखिए कुछ नहीं सर, ये आपको पता है कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक, अब सर ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है सर, देखिए ये कहा गया कि सबसे पहला क्लास बच्चों न्यूक्लियस एंजाइम का था। न्यूक्लियस एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे काम करते हैं, जो डीएनए को काटते हैं। अब इसकी दो कैटेगरी बनाई गई सर, एक तो एक्सो बनाया गया सर, और एक बनाया गया एंडो। एक्सो वो थे जो बेस टू बेस पेयर निकालते थे, एक एक न्यूक्लियोटाइड निकालते थे, और एंडो वो थे जो डीएनए के बीच से कहीं कट करते थे। अब एंडो में भी एक विशेष कैटेगरी आई, एक आया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की खास बात थी कि ये जहां कट करता था वो विशेष प्रकार के पेंडोमिक सीक्वेंस होते थे, मतलब जहां पर आपको पेंडो मतलब 5' 3' पर चलने पर दोनों सीक्वेंस सेम होना चाहिए, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहीं पे काम करते थे। तो भैया ये क्या है, और बेस पेयर, इसका मतलब एंडोन्यूक्लियेज होना अलग बात है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होना एक अलग बात है। ठीक है, अब जैसे आप पढ़ते हो डीएनएज, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, जैसे आप पढ़ते हो आरएनएज, ये एक्सो एंडो दोनों होते हैं, ये डीएनए को बेस पेयर से भी कम करेंगे और बीच से भी कर, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज नहीं है। डीएनए डाइजेस्ट पढ़ा हुआ डीएनएज आरएनएज, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज नहीं है। फोर्थ आंसर। और ये किसका सर आपका पेंडोम है, ये इकोआर फर्स्ट का है, याद रखिएगा। और ये कहाँ कट करता है सर, ये जी और ए के बीच में ही पार्टिकुलर। और एक कमाल की बात है, भले ही कितने बड़ा बेस पेयर हो, दोनों ही स्टैंड में एक ही जगह पे कट करेगा। अगर इधर जी और ए के बीच कट किया है तो इधरों ए और बी के बीच कट करेगा, याद रखिएगा। अब देखिए एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द साउदर्न हेब्रिडाइजेशन। अब ये सर साउदर्न हेब्रिडाइजेशन टेक्निक है क्या, ये आपकी एक्चुअल में बच्चों ये 2014 का पीवाईक्यू है, ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यूज होता है, यूज होता है। एक्चुअल में क्या है, सपोज दैट ये आपका डीएनए है। ठीक, ध्यान से देखिए इस चीज को, और मैं कह रहा हूं ये मेरा पार्ट है जिसको मुझे डिटेक्ट करना है, ये वाला पार्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको कट करेंगे। अब कट करेंगे तो क्या करेंगे, कटिंग। सबसे पहला काम मैंने किया कि कटिंग, फिर इसका किया मैंने सेपरेशन, किससे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। इलेक्ट्रोफोरेसिस से मैंने सेपरेशन किया, इसका मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया तो सारे सेगमेंट आपके अलग हो गए, हमारा ये भी वाला अलग हो गया। तो इसको मैंने एक पेपर पे लगा दिया, ऐसे ब्लॉट कर दिया, सारे सेगमेंट को ऐसे लगा दिया, इसको बोलेंगे ब्लॉटिंग। और फिर हमने इसको प्रोब से हाइब्रिडाइज कराया, प्रोब से। अब प्रोब से हाइब्रिडाइज कराएंगे तो ये चमकने लगेगा, दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। तो इसका ये भी होगा, लेकिन पीसीआर नहीं। पीसीआर काम क्या था, याद करिए, पीसीआर काम यह था किसी क्राइम से किसी जगह से कोई डीएनए छोटे अमाउंट में मिला, कम अमाउंट में, तो इसको मल्टीपल कॉपी बनाना था, ना कि हमें एक पार्टिकुलर बड़े डीएनए में एडिट करना था। तो ये पीसीआर नहीं होगा, दैट इज फोर्थ आंसर। समझ गए, बड़े डीएनए सैंपल में, कॉम्प्लेक्स सैंपल में हमें एक पार्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को एडिट करना है, तो पहले कट करके इनके फ्रेगमेंट बनाएंगे, सेपरेट करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर जो आपके फ्रेगमेंट बने हैं इनको भेजेंगे एक पेपर पे, किसमें, नाइट्रोसेलुलोज पेपर, देखिए किताब में लिखा है। और इसको लगाने को ही हम ब्लॉटिंग बोलते हैं।
ठीक है। और सर साउदर्न कहाँ से आए? साउदर्न वो साइंटिस्ट थे एडविन साउदर्न, 1975 में इन्होंने इस टेक्निक को ढूंढा था। तो साउदर्न जो पढ़ा है उनके नाम पे प्लॉटिंग बोलते हैं इसको। जो डीएनए के सेगमेंट आपने बनाए इसको एक पेपर पे लगाना और फिर उसको प्रोब से हाइब्रिडाइज करना, इसको बोलते हैं ब्लॉट करना। पेपर को, एक पेपर पे डीएनए के सेगमेंट को चिपकाना, ठीक है। जैसे आपने कोई बड़ी शीट हो उस पर ढेर सारे फूल के डिजाइन आप चिपका दें, उसको बोलते हैं ब्लॉटिंग। और उसके बाद इसको हम एक पार्टिकुलर प्रोब से इसको करेंगे हाइब्रिडाइज, तो इसके अंदर चमक आएगी, दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। तो पीसीआर इसमें नहीं है। पीसीआर काम होता है किसी पार्टिकुलर सीन से कोई डीएनए का अमाउंट बहुत कम मिला, उसकी बिलियंस और मिलियंस कॉपी बनाना, उसको बोलते हैं पीसीआर। तो क्या आंसर आ गया इसका सर? फोर्थ आंसर। अब देखिए बेसिलस thuringiensis कुछ नहीं सर, आपको पता था एक आपका बैक्टीरिया है, इसको समझिए। बैक्टीरिया, इसके अंदर एक जीन थी जो कि आपकी क्राई जीन, जो कि एक टॉक्सिक बनाती थी। इस जीन को हमने उठा के भेज दिया एक पौधे के अंदर, ठीक, पौधे के अंदर। अब ये इस जीन की वजह से इस इंसेक्ट को मार रहा है। क्या मार रहा है? इंसेक्ट को मार रहा है। और आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा साइडल टर्म लगता है किसी चीज को खत्म करने का, मतलब इंसेक्ट को मारने वाला पौधा आपने बनाया है, इंसेक्टिसाइडल प्लांट। और कैसा? बायो इंसेक्ट। क्यों? कोई लिविंग किसी इंसेक्ट को मार रहा है। आपने पढ़ते हैं इंसेक्टिसाइड। तो जब आप पढ़ते हो बच्चों इंसेक्टिसाइड, ध्यान से देखिए, इंसेक्टिसाइड केमिकल, तो यहाँ पर तो आप केमिकल टर्म ले रहे हो। जैसे आप पढ़ते हो पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड यहाँ पर आप केमिकल है, लेकिन कोई लिविंग बॉडी, कोई लिविंग जीव किसी इंसेक्ट को मार रहा है, तो आप बोलेंगे बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट। और कॉटन ही वो प्लांट है जो किसी इंसेक्ट को मार रहा है, जैविक तत्व, जैव टर्म लगेगा, याद रखिएगा। ऐसे अगर आप लिखोगे इंसेक्टिसाइडल प्लांट तो गलत होगा। क्यों बायो लगा है? क्योंकि किसी जीव की मदद से आपने इसके डीएनए को निकाला है और इसके अंदर इसको लगाया, याद रखिएगा। फोर्थ आंसर, बायो फर्टिलाइजर ये है नहीं। मेटलर्जिकल टेक्निक जो होते हैं ये आपके इस्तेमाल होंगे अलग जगह पर। मेटलर्जी का मतलब हो गया किसी लिविंग की मदद से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, ये होगा नहीं। और मिलाइसन का कोई ऐसा नहीं है। बायो मिनरल मतलब किसी लिविंग से आपके मिनरल के प्रोसेस को एक्सट्रैक्ट करना, ये भी नहीं है। फोर्थ आंसर। अब देखिए फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप आपका टोबैको है, याद रखिएगा। अब आप कहोगे सर हम तो बीटी कॉटन पढ़ते हैं, नहीं, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इसी पे किया गया था। एक्सपेरिमेंट इसी पे किया गया, टोबैको पे। और जब सक्सेसफुली ये चीज हो गई तो हमने सबसे पहले बीटी कॉटन बना लिया, बीटी कॉटन बनाया। और उसके बाद आपने बनाया हर्बिसाइड, हर्बिसाइड टॉलरेंट सोयाबीन बनाई, ठीक है। हर्बिसाइड टॉलरेंट हमने सोयाबीन बनाया। तो ये दोनों क्या है सर? ये दोनों दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वाइड कॉमर्शियलाइज्ड प्लांट हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वाइड कॉमर्शियलाइज्ड आपके प्लांट हैं, याद रखिएगा। ट्रांसजेनिक क्रॉप है, ये दोनों क्रॉप जो हैं ये कॉमर्शियलाइज्ड थे, कॉमर्शियल पर्पज के लिए इनको बनाया गया, कॉमर्शियलाइज्ड, याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड कॉमर्शियलाइज्ड प्लांट बनाए गए। लेकिन जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया इस तरह का बनाने का, और टोबैको पे किया गया, फर्स्ट आंसर। अब देखिए वी आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट सोमैटिक एम्ब्रियोसिस। कुछ नहीं सर, आपको पता है कि आपने दो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किए, इनसे बना आपका सोमैटिक एम्ब्रियो। अब आप कहोगे सर जो नॉर्मल मेल फीमेल गैमेट से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उसमें इसमें क्या अंतर है सर? दोनों ही एम्ब्रियो हैं और दोनों का पैटर्न ऑफ क्लीवेज, मतलब नंबर ऑफ बढ़ेगा वो उसी तरीके से बढ़ेगा। अब चूंकि प्लांट की बात कर रहे हैं सोमैटिक एम्ब्रियो, तो जितने हार्मोन साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करते हैं जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, वो सब के सब इसके अंदर नंबर ऑफ सेल बढ़ाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। तो कह रहे हैं सोमैटिक एम्ब्रियो इंड्यूस यूजुअली बाय एन ऑक्सिन सच एज 2,4-D। बिल्कुल, एक जाइगोट आपने प्रोटोप्लास्ट करके जाइगोट बनाया, ठीक। और जाइगोट से अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल सेल बने तो आपको करानी होगी माइटोसिस, साइटोकाइनेसिस। तो ये जो एम्ब्रियो बना है वो आपके 2,4-D एक ऑक्सिन है। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आएगा कि सर 2,4-D तो हम पढ़े हैं वीडिसाइड, वो उसका एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क है, ये एक आर्टिफिशियल ऑक्सिन है, सिंथेटिक ऑक्सिन है, ये सारे काम जितने ऑक्सिन करता है वो तो करेगा ही करेगा, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम सोमैटिक सेल, बिल्कुल, वो भी सोमैटिक कौन सी? डिप्लॉयड सेल, याद रखिएगा। एक प्लांट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, याद रखिएगा। और सोमैटिक एम्ब्रियो कैन डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर, नहीं, ये हैप्लॉयड है, पहली बात। और ये आपका सोमैटिक नहीं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, मियोसिस का प्रोडक्ट है ये,
क्यों? मेगास्पोर मदर सेल से बना तो माइक्रोस्पोर, ये हेप्लॉइड है और ये सोमैटिक नहीं है। पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ जाइगोटिक, बिल्कुल सही है। मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करते थे, जाइगोट बनता था, तो जाइगोट से जिस तरह से नंबर ऑफ सेल बढ़ते थे उसी तरह से आप देखिए इस यहाँ पर जो एम्ब्रियो बना है, यहाँ पर सोमैटिक हाइब्रिड, उससे भी उसी तरह से कंपेरेबल, मतलब एक जैसा ही होता है इनका पैटर्न। क्यों? आपको नंबर ऑफ सेल बढ़ाने हैं। तो क्या आंसर आ गया? सेकेंड। अब लिखा विच पार्ट, कुछ नहीं सर, मेरिस्टेम होता है और ये एपिकल हो सकता है, ये सर एक्सिलरी भी हो सकता है, ये इंटरकैलरी, कोई मेरिस्टेम होगा इंटरकैलरी, ठीक है, मेरिस्टेम, वो सब के सब वायरस फ्री होंगे। और ये ठीक वैसे ही है बच्चों जैसे आपने पढ़ा हो। अब ऐसा क्यों है? आपको पता है जब वायरस की सेल को इन्फेक्ट करता है तो अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, तो अगर सेल उससे पहले मल्टीप्लाई करके 1 से 2, 2 से 4 हो जाए तो वायरस उसके होस्ट के जो सेल जिसको होस्ट बनाता है उसके डीएनए को कैप्चर करके अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है कि मेरिस्टेम क्यों फ्री होते हैं? तो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इज मोर फास्टर देन वायरस मल्टीप्लिकेशन। और ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी मेट्रो स्टेशन पर खड़े हों और मेट्रो आ रही है, दरवाज़ा खुली और आप बंद हो गई, तो खुलने और बंद होने के पहले अगर आप इंटर कर गए तो आप सफ़र कर पाएंगे, मतलब अपनी गंतव्य तक पहुंचेंगे, अपनी मंजिल तक। और अगर मान लीजिए आपने टाइम लगा दिया अरे अभी टांग उठाने में या पैर उठा के अंदर जाने में, तो क्या होगा कि दरवाज़ा बंद हो जाएगा और मेट्रो निकल जाएगी, तो उसकी टाइमिंग होती है। तो ये ऐसे ही मेरिस्टेम, और ये दो एपिकल होगा, एक्सिलरी होगा, इंटरकैलरी सब होंगे, कोई मेरिस्टेम हो। अब देखिए डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी सेवर्ड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपको पता ही है डीएनए के सबसे पहले एक बड़े टुकड़े को कट किया, अलग अलग सैंपल में आपने लग किया, छोटा टुकड़ा दूर जाता है, आपको पता ही था इसके 2 पोल थे, एक पॉजिटिव, ठीक है, ये आपका निगेटिव पोल था, ये पॉजिटिव पोल था। और डीएनए आपका निगेटिव चार्ज होता है तो आपको पता ही है, और चार्ज की वजह से मूव करता है और साइज के अकॉर्डिंग अरेंज होता है, बड़ा साइज पीछे रह जाएगा, उससे बड़ा और आगे और छोटा आगे। याद रखिएगा इसमें एग्रोज जेल इस्तेमाल किया जो कि सीवेट से निकाला गया, डाई इस्तेमाल की गई थ्रीडियम ब्रोमाइड, लाइट देखने के लिए यूवी लाइट लिया गया, दैट इज जेल ट्रोफोसिस, फर्स्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों सेशन यहीं से खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।